जय हिंद साथियों। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता पर वीडियो आया, प्राग ऐतिहासिक काल, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो वो सारे का सारा वीडियो जो है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिस्टमेटिक ढंग से देखने के बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा का जो है हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? Yes. चलिए, सबसे पहला सवाल इधर से बोलना स्टार्ट कीजिएगा कि आप बताइए कि वैदिक काल जो है, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया है, तो ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आप उधर से बताइएगा कि आर्य जो है वो सर्वप्रथम जो है कहां पर बसे थे? मध्य एशिया में और पंजाब अफगानिस्तान में। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। आप बताइएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान कहां माना गया है? उनका मूल निवास मध्य एशिया में है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार जो है वो आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था वो मध्य एशिया को माना गया है। चलिए, अब आप बताइएगा कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। जी बिल्कुल, ग्रामीण सभ्यता था। बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य की संस्कृत। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों वो संस्कृत थी। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप बताइएगा कि आर्य शब्द जो है ये किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है, क्योंकि उत्तर भारत में आर्य भाषा बोली जाती है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप उधर से बताइएगा कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई जो है वो आरोही क्रम में जो कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया था, तो वो कौन कौन था? कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। चलिए, बिल्कुल, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यों का जो प्रशासनिक इकाई था वो 5 भागों में बटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्राम के मुखिया को जो है वो ग्रामीणी कहते थे। ठीक है, बहुत सही बात है। आप बताइएगा विश्व के प्रधान को क्या कहते थे? राजन कहलाते थे। विश्वपति। विश्व के प्रधान को विश्वपति, और जन के शासक को क्या कहते थे? राजन। चलिए, बिल्कुल, जन के शासन को राजन कहते थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बात है। आप इधर से बताइएगा कि राज्याधिकारियों में जो है वो पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। तो वशिष्ठ जो है वो किसके लिए, और विश्वामित्र जो है वो किसके, कैसे पुरोहित थे? उदार पुरोहित थे। वशिष्ठ जो है कैसे थे? रूढ़िवादी। और जो है ये विश्वामित्र कैसे थे? उदार पुरोहित। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, वशिष्ठ जो है वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र जो थे वो उदार पुरोहित थे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप उधर से बताइएगा सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी जो है वो क्या कहे जाते थे, और इनकी संख्या राजा सहित कितना हुआ करती थी? इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। और वे रत्नी कहे जाते थे। बिल्कुल, देखिए, सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी को सब मिला करके जो है रत्नी कहा जाता था, और इसकी संख्या राजा को मिला करके 12 हुआ करता था। बहुत अच्छा। आप बताइए पूरब को क्या कहा जाता था? पूरब यह दुर्गपति था, दुर्गपति अधिकारी। ठीक है, आप बताइए अस्पष्ट क्या काम करता था? जनता गुप्त बातों जनता की गतिविधियों को देखने वाला क्या? गुप्तचर अधिकारी था। आप बताइए गौचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मतलब गौचर भूमि के अधिकारी को वाजपति। वाजपति कहा जाता था। बिल्कुल सही। आप बताइए अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप उधर से बताइए कि ऋग्वेद में क्या किसी न्यायाधिकारी का उल्लेख है? नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। चलिए, आप बताइएगा कि राजा को सलाह देने वाला संस्था जो कौन कौन था? सभा एवं समिति थी। चलिए, जो कि सभा जो थी वो राजा के सर्वश्रेष्ठ लोगों को देती थी, और समिति तो जो समान लोगों को सलाह देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप बताइएगा कि इसके अध्यक्ष को जो है ये सभा एवं समिति जो था इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहा जाता है। बिल्कुल, ईशान कहा जाता था। बहुत सही जवाब है। और बताइए कि स्त्रियों जो है सभा एवं समिति में क्या भाग ले सकती थी? हाँ, ले सकते थे। चलिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ले सकती थी। आप इधर से बताइएगा कि युद्ध में जो है वो कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। राजा करता था। बिल्कुल सही है।
आप उधर से बताइएगा कि युद्ध के लिए जो है वो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है गाय की खोज। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, जो ये जो क्या कहता है कि सभा एवं समिति जो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे इसको ईसन कहा जाता था। और युद्ध के लिए जो है वो गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आप बताइएगा कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कितवें मंडल में है। देखिए 10 राग का युद्ध ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया, 7वें मंडल में किया गया, और यह सुदास और 10 जनों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें सुदास जो है विजय हो गया। पुरुषनी और रावी के किनारे, पुरुषनी या रावी नदी के तट पर यह लड़ा गया। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ये जो 10 राग युद्ध था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे पहला युद्ध है और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। चलिए आप इधर से बताइएगा कि ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था। वह 5 भागों में 4 वर्णों में था। तो कौन कौन वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो आदि पुरुष ब्रह्मा जी के कहां से निकले हुए हैं। ब्राह्मण परमुख से और क्षत्रिय उनके भुजाओं से और वैश्य उनके जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आप बताइएगा कि यह जो विभाजन था वो दोस्तों वो व्यवसाय पर आधारित था, ठीक है। तो आप बताइएगा कि पुरुष सूक्त जो है, ये जो 4 वर्ण है ये सब पुरुष सूक्त में है। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कितवें मंडल में है? 10वें मंडल में। चलिए बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है ये पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त के अंदर ही जो ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि आर्यों का समाज जो किस प्रकार का प्रधान था? पितृ प्रधान था। चलिए बिल्कुल। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुलप थी। परिवार या कुल थी। और जिसके मुखिया कौन होते थे? कुलप होते थे, पिता होते थे जिन्हें कुलप कहा जाता था। चलिए बहुत अच्छा बात है। आप बताइएगा कि स्त्री जो है क्या अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी? ले सकती थी। चलिए बात सही है। आप बताइएगा कि बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन था कि नहीं था? नहीं था। इसका नहीं था, ठीक है, नहीं था, ये सब नहीं था। आप बताइएगा कि यदि कोई विधवा जो है वो क्या अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से क्या विवाह कर सकती थी? हाँ। चलिए बिल्कुल सही बात है, कर सकती थी। देखिए ये जो वैदिक काल था इसमें ऋग वैदिक काल में जो है अगर कोई औरत का जो है पति मर जाता था तो वो विधवा होने के बाद वो अपने पति के छोटे भाई अर्थात देवर से जो विवाह कर सकती थी। ये प्रथा था वहाँ। आप उधर से बताइएगा क्या स्त्री को शिक्षा ग्रहण करने को दिया जाता था? तो दिया जाता था। तो ऋग्वेद में जो है 2-3 ऐसे आदमी का नाम बताइए जो महिला होंगे जो शिक्षा को जो है ग्रहण किए थे, बोलिए। जैसे और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। चलिए ठीक है। देखिए इसमें जो है ऋग्वेद में जो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गार्गी जो है उन्होंने याज्ञवल्क्य को जो वाद विवाद की चुनौती भी दे दी थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियों की शिक्षा काफी चरम सीमा पर थी। चलिए आप बताइएगा कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? अमाजु। चलिए बिल्कुल, जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उनको जो है वो अमाजु कहा जाता था। चलिए आप बताइएगा कि जीविका पार्जन के लिए जो है वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। चलिए बिल्कुल सही बात है। जो पढ़ाने का काम करता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। आप बताइए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। तो सोमरस किससे बनाया जाता था? वनस्पति से। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप बताइए आर्य कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार का वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन? वास, अधिवास और उष्णीय वास। चलिए और अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? निबी कहा जाता। चलिए निबी कहा जाता था। आप ही बताइएगा आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? देखिए खेलकूद, धूर्त कीड़ा, पशुपालन, यही सब था। रथ दौड़, घुड़दौड़। चलिए बिल्कुल। देखिए आर्यों के जो है मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत कीड़ा था। आप बताइए आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। चलिए बिल्कुल, उनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा। आप बताइएगा कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? महर्षि कणाद को। चलिए बिल्कुल, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परमाणुवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि गाय के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है? अधन्या शब्द का। तो अधन्या का मतलब क्या होता है? जो मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में नहीं आता है और इसके मारने वाले को मृत्यु दंड या देश से बाहर रखने की वेद में उपदेश दिया गया। चलिए बिल्कुल इनका सही बात है। गाय को जो देखिए गाय जो वो सबसे फेवरेट जो है उस वक्त का पशु हुआ करता था और उसको अधन्या शब्द का उपयोग किया गया। उनको कोई नहीं मार सकता था, वो देवता के समान थे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। चलिए बिल्कुल। आप बताइए उनके प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। चलिए बिल्कुल सही। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? लोहा थी, जिसे सम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। चलिए बिल्कुल इनका सही जवाब है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप बताइएगा कि भारतीयों को जो है लोहे का ज्ञान जो है वो कितवीं शताब्दी में मिला था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिला। चलिए बहुत अच्छा। लोहे का जो ज्ञान है ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का कहीं भी चर्चा नहीं था, वहां लोहे का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिलता है। और ये ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में भारतीय लोगों को जो लोहे का ज्ञान मिला था। चलिए व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पानी। चलिए बिल्कुल सही। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले को पानी कहते थे। आप बताइएगा कि लेन देन में जो है कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए बिल्कुल सही बात है। लेन देन में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें कोई मुद्रा इस प्रकार का नहीं होता था, उसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ही एक्सचेंज कर लिया जाता था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएंगे। आप बताइएगा कि ऋण दे करके ब्याज लेने वाले को क्या कहते थे? बैंकनोट या सूदखोर कहते थे। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती अग्नि थी? की पूजा की जाती थी। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइए कि जितना भी ये सब वेद में, ऋग वेद में जितना भी नदी उल्लेखित है, सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। गंगा की चर्चा कितनी बार? एक बार। और क्या कहता है गंगा के बाद यमुना की चर्चा कितनी बार? 3 बार। और सबसे अधिक बार किस नदी की चर्चा? सरस्वती का। सिंधु नदी का। और सबसे मतलब पवित्र सरस्वती। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे पवित्र पूछेगा तो सरस्वती नदी। गंगा की चर्चा 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार, और सर्वाधिक बार पूछेगा तो वह सिंधु नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता कौन हो गए थे? प्रजापति। तो बताइएगा कि विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिल्कुल। अब उत्तर वैदिक काल का ही चर्चा होगा। आप बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ। चलिए बिल्कुल ठीक है, राजसूय यज्ञ होता था। आप बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जो वर्ण व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर जो है निर्धारित होने लगा? जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। चलिए बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है वो व्यवसाय पर आधारित होने का नहीं रह गया, बल्कि जन्म के आधार पर होने लगे। यानी जो जिस धर्म में, जाति में जन्म लेता था उसको उसी जाति का जो है मान दिया जाता था। चलिए आप बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था और हल रेखा को क्या कहा जाता था? हल को सीरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइएगा कि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयां कौन कौन सी थी? निष्क और शतमान। चलिए बिल्कुल ठीक है। निष्क और शतमान जो है वो मुद्रा की प्रचलित इकाइयां थी, और जो है सिक्के के चलन का इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप बताइएगा उधर से कि जो है कौन सा जो दर्शन है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है? संख्या दर्शन है। चलिए बिल्कुल, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार कुल कितने तत्व हैं? इसमें 25 तत्व है और 12 तत्व प्राकृतिक है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है कुल मिला के 25 तत्व है। प्रकृति को पहला तत्व कहा गया। आप बताइएगा कि जो है सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में कहा गया, इसकी तुलना फुटिनाउस की गई है। चलिए बिल्कुल। देखिए सत्यमेव जयते जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, और ये जो है वो अपना मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसी उपनिषद में जो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाला बात है। आप बताइएगा कि ईसा पूर्व जो है कितवीं शताब्दी में जो है, अच्छा छोड़िए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। बताइए कि गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? इंद्र देवता को, मतलब सावित्री। तो ये जो गायत्री मंत्र है, हाँ जी बिल्कुल, सूर्य देवता। तो गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है और इसकी रचना क्यों की गई थी? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र, और इसे लोगों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना की गई। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप बताइएगा कि श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले जो है किसने स्टार्ट किया था? दत्तात्रेय के बेटे निमि ने शुरू किया। चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जितना भी आदमी जो है यहाँ पर जब मर जाते हैं तो उनका श्राद्ध किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास में सबसे पहले जो श्राद्ध करने का जो प्रथा स्टार्ट किया था वो दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइए कि उत्तर वैदिक काल में जो किस नगर में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? कौशाम्बी नगर में। चलिए बिल्कुल, कौशाम्बी में। आप बताइएगा कि महाकाव्य जो है वो कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन? महाभारत और रामायण। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता इसका पुराना नाम है महाभारत, और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए ठीक है। आप बताइएगा कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। चलिए बहुत अच्छा।
उत्तर वैदिक काल में हुआ था। देखिए वेदांत दर्शन का जो मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जो इसकी रचना किसने किया था? बादरायण ने किया था। चलिए बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों जो है इसी के साथ जो है इसका पूरा का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। अब जो है इसमें कुछ जो है चार्ट है, तो चार्ट जो है हम पूछ करके जो है कहानी को खत्म करेंगे। तो इधर से जो है हम पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जो है पहले दिशा और उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम है। तो हम जो है आपको दिशा बोल रहे हैं और आप लोग जो है उत्तर वैदिक शब्द और उसके जो है राजा वहाँ कैसा होते थे, क्या नाम होता था उनका, ये बताना है। तो बताइए पूरब दिशा को जो है उत्तर वैदिक में कौन सा शब्द था? प्राची, और वहाँ के राजा को सम्राट कहा जाता था। चलिए बिल्कुल, देखिए पूरब को प्राची कहा जाता था, वहाँ राजा को सम्राट कहा जाता था। चलिए आप बताइए पश्चिम के बारे में। प्राचीन सौराष्ट्र। चलिए बिल्कुल, पश्चिम को प्रतीची कहा जाता था और राजा को वहाँ को स्वराष्ट्र कहते थे। आप उत्तर का बताइए। उत्तर को उदीची कहते थे और वहाँ के राजा को विराट कहते थे। चलिए बिल्कुल ठीक है। आप बताइए मध्य में जो थे वो राजा को क्या कहा जाता था? मध्य को राजा को भोज कहा जाता था। देखिए मध्य में डायरेक्ट राजा कहा जाता था और दक्षिण में क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। चलिए बिल्कुल, दक्षिण में जो है वो भोज कहा जाता था। चलिए बिल्कुल सही बात है। अब इधर से बताइए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए वेदांत की संख्या कितनी है? 6। चलिए बिल्कुल, वेद कितने हैं? 4। चलिए बहुत सही जवाब है। अब जो है दोस्तों प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरा एंड तक देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इधर से बताइएगा, हम दर्शन का नाम ले रहे हैं, आप उसके प्रवर्तक का नाम बताइएगा। चलिए चावार्क का बताइए। चावार्क। चलिए योग का बताइए। योग का पतंजलि। चलिए आप जो है वो सांख्य दर्शन का बताइए। सांख्य का कपिल। चलिए आप बताइए न्याय दर्शन का। गौतम। चलिए बहुत अच्छा। आप पूर्व मीमांसा का बताइए। जैमिनी। चलिए जैमिनी। आप उत्तर मीमांसा का बताइए। चलिए आप वैशेषिक का बताइए। कनाद। चलिए वैशेषिक दर्शन का जो है कनाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब जो है दोस्तों मात्र 2 चार्ट पेपर बच रहा है। तो देखिए ऋग वैदिक कालीन जो है वो अब कुछ नदियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे। बताइएगा, हम प्राचीन नाम ले रहे हैं, अभी उसका आधुनिक नाम बताइएगा। तो क्रुभ, खुर्रम। चलिए बहुत अच्छा। कुभा, काबुल, वितस्तुता, झेलम, चलिए आस्कनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, शत्रुधि, सतलज, विपाशा, व्यास, चलिए बहुत अच्छा। सदानीरा, गंडक, चलिए दृष्टधस्ती, घग्गर, चलिए गोमती, गोमल, सुबस्तु, स्वाद। चलिए बहुत अच्छा, गजब याद किए हुए। देखिए दोस्तों इस प्रकार जो मेहनत करके यहाँ के सारे स्टूडेंट जो है पूरी बातों को रटे हुए हैं। तो आप लोग भी जो है इससे सीखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरा का पूरा फ्री कंटेंट है। चलिए लास्ट जो है चार्ट पेपर है ऋग वैदिक कालीन देवता। तो हम जो है देवता का नाम लेंगे। आप जो है चलिए हम संबंध ही बता देते हैं, आप लोग देवता बताइएगा। तो चलिए आप बताइए कि युद्ध का नेता और वर्षा के देवता कौन है? इंद्र। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा कि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाने वाले कौन से देवता थे? अग्नि। अग्नि। आप बताइएगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया। वरुण को कहा गया। बहुत अच्छा। आप बताइएगा आकाश का देवता सबसे प्राचीन कौन है? ध्रुव। चलिए ध्रुव है, बिल्कुल सही बात है। आप वनस्पति के देवता को क्या कहा जाता है? वनस्पति सोम। चलिए बहुत अच्छा। आप बताइएगा प्रगति एवं उत्थान के देवता को किन्हें कहा गया है? उषा। चलिए उषा को कहा गया। आप बताइएगा कि विपत्ति को हरने वाला देवता किसे कहा गया है? अश्विनी को कहा गया। चलिए बहुत अच्छा, अश्विन को कहा गया। पशुओं का देवता किसको कहा गया? पूषण। चलिए ठीक है। आप बताइएगा कि विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किन्हें कहा गया है? विष्णु को। चलिए आंधी तूफान के देवता कौन है? मारुति। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है इसी के साथ जो है खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वैदिक सभ्यता इस वीडियो में करवाया गया। इसके आगे जो है इतिहास का सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो आ रहा है। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहें और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपका जो है तैयारी जो जीके जीएस में मजबूत करवाने का जो है जिम्मा मैं ले रखा हूं। तो पूरा का पूरा आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए और प्रत्येक वीडियो को फॉलो कीजिए। जीके जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।